नमस्कार आदाब। मैं नूर आलम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 47। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर इलेक्शन पे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिस्टर ज़ियाउल हक साहब और मिस्टर चांद साहब। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया एग्ज़िट पोल के विपरीत रहा, क्या वजह हो सकती है? इस पे हम अपनी राय जानेंगे। सबसे पहले मिस्टर ज़ियाउल हक साहब से क्या लगता है सर, क्या ऐसा क्यों हो सकता है जो एकदम एग्जिट पोल के एकदम विपरीत आ रहे हैं रिजल्ट? इसमें बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने इस मुद्दे पर बुलाया हम लोगों को और बात करने का मौका दिया है। आप सबसे पहले हरियाणा को समझना है कि हरियाणा की ज्योग्राफी, उसकी इकोनॉमी, उसकी सोसाइटी, उसकी पॉलिटी किस पर बेस्ड है। सबसे पहले जो कांग्रेस ने किया और जो भाजपा ने किया उसमें डिफरेंस क्या था। जहां तक आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने ये देखा कि जो हरियाणा में चला पूरी तरह से कि पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, तो ऐसा महसूस हुआ कि वहां एंटी इनकम्बेंसी जनरेट हो चुकी है अगेंस्ट द बीजेपी। लेकिन बीजेपी का एक खुसूसियत है कि उसकी एक क्वालिटी है कि वो आखिरी दम तक अपनी चाल चलते रहते हैं और अपनी मेहनत करते रहते हैं और लोगों तक अप्रोच करते रहते हैं। तो देखा कि जो उसकी कास्ट बेस्ड जो सोसाइटी है उसमें तो जो जाट थे, तो जाट हुड्डा वो देखे कि फेवर हो रहा है, क्योंकि जाट जो लैंड होते हैं वो अक्सर कृषि से रिलेटेड होते हैं और किसान का आंदोलन भी चला। तो ये जो नॉन जाट थे उनके एक पर्टिकुलर कास्ट पर नहीं देखा, सारे कास्ट को एकजुट करने में ही लगे रहे। और कांग्रेस में देखेंगे जो बड़े बड़े चेहरे हैं उसमें जो एससी कम्युनिटी रिप्रेजेंट करती हैं या और भी, तो वो लास्ट टाइम में उन्होंने चुप्पी साधी और बहुत सारे और उसी को बीजेपी ने पूरे मार्केट में अच्छे से भुनाया, उसने उसका इस्तेमाल किया और उसका फायदा उठाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और बीजेपी की मेहनत ने बीजेपी को सफल बनाया है। मिस्टर चांद साहब, आपको क्या लगता है इसमें मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये प्रोग्राम को अपना रन करा। लोगों जिया भाई ने जो बताया वो उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और इसमें कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा। जिस तरह से हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, जिया भाई ने लिया था हरियाणा के इलेक्शन के उस पर, तो उसमें हमने यही कहा था कि जो बीजेपी टॉप लीडरशिप जब जाएगी हरियाणा में तो किस तरह से वो एंटी इनकम्बेंसी है और जो भी किसान मूवमेंट हुआ तो उसको किस तरह से अपनी तरफ फेवर में लेगी, और इसमें वो कामयाब हुई बीजेपी। जिया भाई ने जो कहा कि बीजेपी लास्ट दम तक काम करती है, और कांग्रेस का क्या था, कांग्रेस का एक तरह से हवा दिख रही थी, कांग्रेस का हर तरह से माहौल बन रहा था, चाहे हम सोशल मीडिया पर देखें या ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार, वो भी कह रहे थे कांग्रेस आ रही है। लेकिन हम जो एग्जिट पोल थे उसमें जो यस्टरडे आए थे, यानी कल आए थे, तो उसमें भी कांग्रेस को ही बहुमत दिखा रहे थे, बहुमत से आगे भी दिखा रहे थे। लेकिन आज जो फाइनल रिजल्ट आया है और कुछ सीटों में लीडिंग चल रही है, उसे देखते हैं ओवरऑल तो बीजेपी मेजोरिटी पार कर चुकी है। इसमें यही कहेंगे जो कांग्रेस की, एक तो इसमें कई फैक्टर हैं कांग्रेस के हारने के। पहला, कांग्रेस में इंटरनल डिस्टर्बेंस होना, टॉप जो हरियाणा की टॉप लीडरशिप है, जिसमें हरियाणा में दलित जो नेता है कांग्रेस की सबसे बड़ी कुमारी सैलजा, जिनको वहाँ मायावती जी के नाम से पुकारा जाता है कि सेकंड मायावती जी हैं हरियाणा की। और कांग्रेस के एक और नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं। ये इलेक्शन में लास्ट में जब 10 डेज बचे वोटिंग में तो ये गायब हो गई। और पूरा पूरा इलेक्शन हुड्डा जी और हुड्डा जी की फैमिली, हुड्डा जी के जो भी लोग थे वो सब उस इलेक्शन को लड़ रहे थे, वही प्रचार कर रहे थे, लोग गायब हो गए। तो इसका दूसरा रीजन ये है। थर्ड रीजन क्या है कि जो बीजेपी नॉन जाट जो कास्ट था उसको कंसोलिडेट करने में कामयाब हुई। उसने जाट नॉन जाट ग्राउंड लेवल पर कर दिया, जो कांग्रेस के लोग उसको पहचान नहीं पाया। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी की जो भी टीम थी, वो चुपचाप लगी रही, उसने हवाबाजी नहीं की, ना सोशल मीडिया पर आपको ज्यादा एक्टिव दिखाई दी। वो ग्राउंड लेवल पर डोर टू डोर कैंपेनिंग करते रहे और डोर टू डोर समझाने में कामयाब रहे, और कि मोदी जी देश को किस हालात से निकाले, किस हालात में ले गए हैं। और इसके साथ जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन चल रहा था, 370 का जो
इशू था वहां पर, जहाँ कांग्रेस के टॉप लीडर जब वहां जाके स्पीच देते थे, उस स्पीच में जो बोलते थे 370 को, उस स्पीच को भी, उस बात को भी हरियाणा में डोर टू डोर बीजेपी के द्वारा पहुंचाई जा रही थी, जिसका बहुत बड़ा फायदा हुआ और आप इसमें देख सकते हैं रिजल्ट। अब इसी पे मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा। अभी जैसे कि बहुत सारे इसमें यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल्स हो गए। अभी अगर बात करें यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल के डिफरेंस में, अभी आज मैंने देखा अजीत अंजुम साहब को, यूट्यूबर हैं, ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रहे थे, सबसे ज़्यादा वीडियो उनका देखा जा रहा था जो लाइव अपडेट्स चल रहे थे इलेक्शन के। इसके क्या कारण हो सकते हैं? नेशनल मीडिया जो है, हमारी इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है, बहुत सारे मीडिया वाले हैं, क्या उनके जो व्यूज जा रहे थे वो बहुत कम, ऐसा इसका क्या रीजन हो सकता है? जी देखो, इसका अजीत अंजुम जी भी एक देश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो कई जो नामचीन चैनलों में काम कर चुके हैं, और फिर अंतिम में आके उन्हें एक यूट्यूब चैनल अपना बनाया था, जो कि उन्होंने चुनाव की शुरुआत करी थी चैनल की, वो कोलकाता बंगाल इलेक्शन से की थी। सबसे बड़ी बात देखो, हरियाणा में बात करें, हरियाणा में जो इलेक्शन चल रहा था, जो बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, उन्होंने ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था हरियाणा इलेक्शन में ना। उनकी जैसे वो कई प्रोग्राम करते हैं, जैसे अदर स्टेट में, यूपी में देखो, दिल्ली में देखो, इस तरह कोई प्रोग्राम नहीं था। यूट्यूब चैनल वाले ज़्यादा एक्टिव थे हरियाणा इलेक्शन में कंपेयर टू जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके। आज हम देखेंगे कि आप बात सही कह रहे हैं, यूट्यूब चैनल की हम बात करेंगे, 26 पॉइंट के व्यू थे अजीत अंजुम जी के जो यूट्यूब चैनल है उसके, कंपेयर टू जो मेन स्ट्रीम चैनल है उन्हें कंपेयर करें तो काफी ज्यादा थे। तो सबसे बड़ा यही था कि ये चुनाव इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा था, तो इसमें ये यूट्यूब चैनल वाले जो थे वो जनता के बीच में थे, जनता उनको उनका फेस देख रही थी, इसलिए उन पे ज्यादा ट्रस्ट कर रही थी। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो आप कंपेयर करेंगे, एनालाइज कर लेना, तो उसमें क्या है, वो हरियाणा इलेक्शन में कैंपेनिंग के दौरान दिखाई नहीं दिए, वो स्टूडियो से बाहर नहीं निकले, ये मेन कारण है। मिस्टर जियाउल हक साहब, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे रहेगा हरियाणा इलेक्शन से। अगर आप खुलकर बोलना चाहें, मैं समझ रहा हूं कि आप खुलकर नहीं बोलना चाहते इस पे, लेकिन अगर आप खुलकर बोलना चाहें तो कांग्रेस की सबसे ज्यादा कमी क्या हो सकती है और बीजेपी का इसमें प्लस पॉइंट क्या है? इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि हम लोग जो बैठे हैं यहाँ, एक अपने ही चैनल पे लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ हम लोग अपना व्यू रख रहे हैं, अपना एनालिसिस जो किए हैं। आज हम देखेंगे, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि आज पूरे दिन हमारी पूरी टीम इसी पर काम की, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन को कवर किया, वहाँ के कंटेंट को देखा, उसको एनालिसिस किया, अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, सब जगह लगाते रहे। मैं इस पर यह क्लियर कर दूं कि बेसिकली हमेशा क्या होता है कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, एक होता है इंट्रा डेमोक्रेसी, एक होता है इंटर डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। तो आप देखेंगे कि विद इन द पार्टी कांग्रेस में कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंसी है। जैसे जो प्रोटोकॉल्स हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के, उसमें क्या होता है कि आप स्टेट वाइज जब इलेक्शन होते हैं तो आप कांग्रेस को हमेशा देखेंगे कि उसमें गुटबाजी हो जाती है। गुटबाजी इन द सेंस कि जैसे अभी चांद भाई ने कुमारी शैलजा का नाम मेंशन किया या हुड्डा का नाम मेंशन किया, अगर दोनों कंपैक्ट, वो तो पार्टी है, आप खुल करके बगावत नहीं कर सकते या कर सकती, लेकिन कंपैक्ट क्या होता है, जब भी कोई इलेक्शन होता है, टिकट में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है, टिकट बांटने में, या चीफ मिनिस्टर के पद में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है, तो दो गुट में बट जाते हो, आपको शो नहीं होगा लेकिन इंटरनल बटे हुए होते हैं। तो कांग्रेस के साथ हमेशा ट्रेजेडी ये रही है कि अपर लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है, तो इंट्रा इंडिपेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ हमेशा गुटों में बटे हुए होते हैं, और जब गुटों में बट जाते हैं तो हमेशा कांग्रेस के प्रति हमेशा जनता इलेक्शन लड़ती है, कांग्रेस नहीं लड़ती है, जनता लड़ती है। तो जिस जगह जहाँ जनता को लगता है एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा है, और बीजेपी को इतना ईजी लेना आसान नहीं है होगा। हम एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे जो समझ पा रहे हैं, तो बीजेपी को हल्के में लेना और उसकी मेहनत को इग्नोर करना, उसकी पॉलिसीज़ को बगैर समझे हुए उस पर टिप्पणी करना, ये भी बेहतर नहीं। बीजेपी अपने लेवल से अपने लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करती है। आप 2024 का जनरल इलेक्शन देखेंगे, कोalition में गवर्नमेंट है, बेहतरीन चल रही है, उसी कोalition में कितने कयास लगाए जा रहे थे। तो जो इंटरनल अपर लेवल पॉलिटिक्स होती है, जो किसी भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो वहाँ
फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप देखेंगे कोई उसके बड़े लीडर कोई 10 दिन पहले बैठ गया, कोई अलग अलग बयान देने लगे, तो बयान देने से ये मत समझिए कि ग्राउंड लेवल पे बातें नहीं जा रही हैं। जैसा कि आपने कम्युनिकेशन के यूट्यूब और टीवी चैनल्स का कंपेरिजन किया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात क्लियर कर दूं कि 90s के बाद में, 2000 के बाद में जो जिस तरह से कम्युनिकेशन की दुनिया में एक इनकलाब आया है कि हर घर घर लोग देख रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब के जरिए से लोग सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो जा रहे हैं। टीवी क्या है, अब जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके खिलाफ भी तो एंटी इनकम्बेंसी है, उनके रिपोर्टिंग पे भी तो क्वेश्चंस है बहुत सारे। तो लोग क्या कर रहा है, अब माइग्रेट कर रहा है टीवी चैनल से यूट्यूब की दुनिया में, वो एंटरटेनमेंट भी यूट्यूब पे ढूंढ रहा है। वो अब देखोगे सारे बड़े बड़े चैनल्स, इवन सोनी और ये जो भी इंटरटेनमेंट के चैनल्स थे, वो भी सब यूट्यूब पर कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस है बेसिकली उसके अपर पॉलिटिक्स को कंसोलिडेट ना करने की वजह से, और बीजेपी जो है एक्चुअली उसके कंसोलिडेशन के साथ साथ वो आखिरी लम्हा तक मेहनत करने का यही रिजल्ट है। कांग्रेस को मेरे एतबार से, मैं तो बहुत छोटा एक सीखने वाला बंदा हूँ, मतलब पढ़ने वाला पढ़ाने वाला, तो यही मैं कहूँगा कि उनको जब भी इलेक्शन आए तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर लें, फिर पब्लिक डोमेन में जाएं। हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर सीधी भाषा में, आसान भाषा में अगर इसको कहा जाए तो ये हो सकता है कि कांग्रेस एकजुट नहीं रह पाती है, वहीं भाजपा एकजुट रहती है, मेहनत करती है, इसलिए उसको हरियाणा में इतनी बड़ी कामयाबी मिली। अब हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर इलेक्शन पे, वहाँ के जो रिजल्ट आए हैं। सबसे पहले ज़ियाउल हक साहब, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जो जम्मू और कश्मीर का जो रिजल्ट है वहाँ पे देखा गया, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां मुख्य रूप से वहाँ पे नजर आई, क्या कारण हो सकते हैं इनके? इसके दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा रिलेवेंट टू जम्मू एंड कश्मीर। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो एग्जिस्टेंस है, जो उसकी ज्योग्राफी है, उसमें इंटरफेरेंस जो है वो केवल एक फैक्टर या दो फैक्टर इंडिया पाकिस्तान, इवन वर्ल्ड का इंटरेस्ट कुछ ना कुछ उसके रिसोर्स के अकॉर्डिंग उस पर रहे हैं। यहाँ ये हुआ कि जिस तरह से 370 का हटना, 35A का हटना और रीजनल पार्टीज को उस मामले को भुनाना लोकल लेवल पर, वो अच्छे से कर ले गए। दूसरा ये हुआ कि जब राहुल गांधी का कोई क्लियर पब्लिक स्टैंड ये नहीं था कि 370 को रिज्यूम करेंगे और 35A को रिज्यूम करेंगे, यही बीजेपी और रीजनल पार्टीज दोनों को फायदा मिला है। आप अगर एनालिसिस करेंगे और समझेंगे तो बीजेपी की भी 28 या समथिंग उसकी सीट्स हैं, 29 उसकी सीट्स हैं। तो आप ये बेसिकली कह सकते हैं कि अपने जो उसने काम किया और जिन लोगों के लिए काम किया, जो पब्लिक डोमेन में अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स को ये लग रहा था कि 370 के हटने या 35A के हटने से उनको फायदा होगा, नुकसान होगा, तो वो जो लोग बीजेपी के साथ गए, तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि 370 हटाने के बाद बीजेपी को नुकसान हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ की रीजनल पार्टीज को इसलिए फायदा हुआ कि वहाँ की लोकल जो आवाम है, जो लोकल पीपल हैं कश्मीर के, उनको मेरे हिसाब से ये लगा कि अभी का जो सेंटर में बीजेपी है, कांग्रेस का कमजोर है, तो एक बात समझ ले कि अब बड़ी जगह पे जब कमजोर है तो छोटे लोग आपको कम आकेंगे। तो वो छोटा एक स्टेट है, मान लीजिए अभी तो उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो वहाँ के जो पब्लिक है, उसकी जो रीजनल पार्टीज है, सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब वो कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों? क्योंकि उससे पहले से वो लोग उसमें रहे हैं, वो इलीट फैमिलीज है। एक जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं फैमिली पॉलिटिक्स की, तो वहाँ भी है फैमिली पॉलिटिक्स, वहाँ भी 2-3 फैमिली रूल करते हैं। तो वहाँ रीजनल पार्टीज को इसलिए वो मिला कि पब्लिक डोमेन में अपनी बातों को रख पाए, और बीजेपी को जम्मू वाले बेल्ट में अच्छी सीट मिले हैं। तो ये कह देना कि जब बीजेपी को वहाँ घाटा हुआ, ये भी नहीं है। हाँ, बीजेपी को कुछ हद तक जो मुस्लिम बेल्ट हैं वहाँ उसको वोट्स कम मिले हैं, ये बात सही है। मैं इस पर अगर 1-2-3 वर्ड में बोलना चाहूँ तो यही है कि रीजनल पार्टीज का सबसे ज़्यादा फायदा होने की वजह यह है कि उन लोगों ने 370 पर 35A पर खुल करके स्टैंड लिया और खुल करके बोलते रहे कि रिज्यूम करेंगे। कहाँ तक पर कर पाएंगे, कैसे करेंगे, ये तो इतना आसान नहीं है कि जब तक भाजपा गवर्नमेंट, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट ने ही हटाया है, तो ये मेन वजह रही है वहाँ के रीजनल पार्टीज के इमर्ज होने की। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर देखें तो कांग्रेस की भी एक कमी नजर आई है कि कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर के लोगों का साथ नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था, जिस तरह वहाँ के लोग कांग्रेस पे विश्वास करते थे। अब वहीं पे अगर बात कर ली जाए वहाँ की रीजनल पार्टी जो महबूबा मुफ्ती की है,
अगर उनकी बात करें, उनका परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों रहा? जो देखो पीडीपी है, अब पीडीपी में महबूबा मुफ्ती जी है, तो अब आप देखेंगे कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी का एक बार अलायंस में बीजेपी से गवर्नमेंट बन चुकी थी। अब वो जब बीजेपी की अलायंस में गवर्नमेंट बन चुकी और बीजेपी ही ने 370 और 35A को हटाया, तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी पैदा करने में उनके अपोजिट पार्टी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, इंजीनियर राशिद की पार्टी हो गई, वो लोगों को एक फायदा मिल गया उस पर जनरेट होने कि इन केस अगर इनकी सीटें बढ़ती हैं तो फिर अलायंस में जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक भरम खुल गया। तो ये एक फियर साइकोलॉजी क्रिएट की गई वहां के पब्लिक डोमेन में, तो इसलिए भी महबूबा मुफ्ती की सीटें घटी। आप देखेंगे वो उनकी बेटी भी लड़ी थी इलेक्शन, अब वो देख आपके सामने ही है सारी चीजें। तो ये सब मेन वजह है पीडीपी के ना आने की वजह। क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, उनमें महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने भी जम्मू कश्मीर से अपना विश्वास खो दिया है। इस तरह उनके लिए ये खराब रिजल्ट दिखे। अब हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी के। आज हम दिल्ली में बैठे हुए भी हैं और हमारे साथ जितने लोग भी बैठे हुए हैं सब दिल्ली में रहने वाले, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं। तो अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, जम्मू कश्मीर में उनको एक सीट मिली है, क्या कहेंगे उनके लिए? चांद भाई, आप क्या मैसेज रहेगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए? तो मैं जम्मू कश्मीर का बता दूं, जम्मू कश्मीर में जो प्री कोलिएशन था, जो प्री गठबंधन था कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। जिया भाई ने जो बात बताई जम्मू कश्मीर के विषय में, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन जो पीडीपी थी उसका भी प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि पीडीपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और ये नहीं कि बीजेपी ने जम्मू में ही अच्छा किया है, कश्मीर के अंदर भी बीजेपी ने अच्छा किया, अपना कैडर खड़ा किया है बीजेपी ने, बहुत बड़ी बात है। और पूरा इलेक्शन उन्होंने एक अच्छी तरीके से लड़ा और उन्हें उस तरह की सफलता मिली। कंपेयर करा जाएगा दोनों पार्टियों का, बीजेपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, तो बीजेपी ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है जम्मू एंड कश्मीर में। और आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि बीजेपी वह सरकार बना लेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार उनकी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया और उन्होंने वहाँ कई सीटों पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन एक सीट उन्होंने उस कई सीटों में से एक सीट पर जीत हासिल की, जो कि बहुत बड़ी बात है आम आदमी पार्टी के लिए कि पहली बार जो इलेक्शन कंटेस्ट किया जम्मू कश्मीर में और वहाँ पर उन्होंने मेहनत की। जो उनकी जो पॉलिसी हैं, जो दिल्ली में पॉलिसी हैं, वो जैसे कई उन्होंने इसको सबसे बड़ा वो उनका जो रहता है हेल्थ का रहता है, एजुकेशन का रहता है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस सीट पे वो जीते हैं वहाँ पे लोगों को उनकी बात समझ में आई और उनको फेवर में वोट दिया और वहाँ सीट उन्होंने निकाल ली। तो इस तरह से केजरीवाल जी आज एक सीट निकली और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेंगे, लोगों के अंदर अपनी स्कीमें और अपनी पॉलिसी को अच्छी तरह डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और डोर टू डोर इंडिविजुअल पीपल के माइंड में बैठा लेंगे कि हमने किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उनको हरियाणा इलेक्शन में देखा जाए तो काफी निराश लगी है, क्योंकि हरियाणा इलेक्शन में उन्होंने काफी मेहनत की थी कंपेयर टू जम्मू कश्मीर। उन्होंने कई रैली की, कई रोड शो किए, उनकी वाइफ ने किए और जो भी आम आदमी पार्टी टॉप लीडर है उन्होंने भी किए। हरियाणा इलेक्शन में अगर बात करें, जैसे हॉट सीट वहां की हो गई, जैसे दुष्यंत चौटाला साहब, उनके क्या फैक्टर हो सकते हैं? क्यों इतना पीछे चले गए वो? देखो, दुष्यंत चौटाला जी ने एक अपनी नई पार्टी बनाई थी, इसका नाम जेजेपी है, और वो चौधरी देवीलाल जी के नाती हैं और अजय सिंह चौटाला जी के पुत्र हैं। वो डिप्टी सीएम भी रह चुके थे, आपने देखा होगा जो पिछली सरकार थी उसमें, और जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब किसान मूवमेंट चल रहा था तब वो बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ तो थे और बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे। उन्होंने किसान मूवमेंट में जो किसान उनसे मिलने जाते थे या किसान जो अपनी बात रखते थे तो वो कभी कभी किसान से मिलने के लिए मना कर देते थे और किसान जो भी इशू उठाते थे उस इशू को सरकार के समक्ष उन्होंने कभी नहीं रखा। तो वहां से उनका एक एंटी इनकम्बेंसी बन गया था अपने क्षेत्र में कि ये तो हमारी बात को नहीं सुनते हैं, तो हम हमारी कम्युनिटी कैसे नेता है, हमारी सोसाइटी किस तरह से भला कर सकते हैं। तो ये उनके क्षेत्र में पहले से इस तरह का एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन चुका था। इसलिए आज उनकी स्थिति ये हो गई कि वो, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ घंटे पहले वो चौथे 5वें नंबर पर चल रहे थे। आपने हमको बताया था ये बात, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है उनके लिए।
वो हॉट सीटों में बात करें विनेश फोगाट की, जैसे रेसलर का इतना बड़ा जो एहतजाज हुआ, उसके बाद में हम बात करें किसानों की, तो हम क्या कह सकते हैं ज़ियाउल-हक साहब कि किसान हार गए। जैसे जीत विनेश फोगाट जीत तो गई, लेकिन पार्टी है हार गई, पार्टी वहाँ पे सरकार नहीं बना रही है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस ना ही किसान है और ना ही भाजपा किसान है, किसान तो आम आदमी है। तो इसमें ये कह देना कि किसान हार गए या कि बीजेपी ने किसानों को हरा, बीजेपी तो हमेशा भले ही वो लॉ लाई तो उसके भी पॉलिसीज को जब आप कंटेंट बाय कंटेंट पढ़ेंगे तो कहीं कई सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, कई सारी चीज़ें निगेटिव थी। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे एमएसपी की गारंटी वो लोग मांग रहे थे, ये गारंटी उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, जो टर्म और कंडीशंस थे दोनों के फैच नहीं किए, मिले नहीं। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हर जगह इंडिया में कास्ट फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कास्ट में किसान है और हर कास्ट में बिजनेसमैन है, तो जिसका जिस जगह इंटरेस्ट है वो उस एतबार से जाते हैं। तो एक फैक्टर किसान के जरिए से और कास्ट का जो लैंड है, वही मैंने कहा कि सब कुछ समझने के लिए उसकी ज्योग्राफी को भी समझना जरूरी है। आप हरियाणा को देखेंगे, वेस्टर्न यूपी को देखेंगे, पंजाब को देखेंगे, तो ये पंजाब जैसे भी जो किसान है वो सिख कम्युनिटी के हैं, तो जो हरियाणा में जो ज्यादातर किसान है लैंड लॉर्ड है वो जाट के हैं। तो जो वो जाट के, तो उनके अंदर एंटी इनकम्बेंसी इस तरह से जनरेट की गई कि अदर जो नॉन जाट है उनको इकट्ठा किए करने में भाजपा कामयाब रही। और जो एससी कम्युनिटी को जिस तरह से जाने के चांसेस कांग्रेस के तरफ थे, उसने अपनी पॉलिसी से, अपने मेंटल स्टेबिलिटी से, अपने प्रचार प्रसार से अपने फेवर में भाजपा की, इसलिए भाजपा जीती ना कि। और कांग्रेस किसान एंटी इनकम्बेंसी, वही तो मैंने आपसे पहले कहा कि 2 पॉइंट पर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आई, किसान के और पहलवान के। तो पहलवानों में जो एक विनेश फोगाट जीत गई, लेकिन ये कह देना सारे पहलवान थोड़े अगेंस्ट रहे होंगे, वो फिर वही कास्ट पॉलिटिक्स चलने लगती है। तो मेरा इस पे यही कहना है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जिस तरह से उठाना चाहिए था कांग्रेस को, ये उठा सकती थी, वो नहीं उठा पाई। और भाजपा अपने आप को उस तरह से मेहनत पे लगी रही और उसका फायदा उठा ली। इसी पर आप मैं इसी में कुछ जोड़ना चाहूंगा, जो जिया भाई ने जो बात कही है कि एंटी इनकम्बेंसी, जब बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेंज करा, पहले खट्टर साहब थे, खट्टर साहब के बाद सैनी साहब लाए, तो इससे एंटी इनकम्बेंसी कई हद तक कम हुई। दूसरी चीज क्या है, कास्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया पॉलिटिक्स में, ये तो आप देखते हैं हर स्टेट में कास्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है, हरियाणा में भी है। हरियाणा में बीजेपी इस चुनाव में जाट नॉन जाट करने में भी फायदा रहा, मतलब फायदा कर पाई। दूसरा क्या है, हम देखेंगे कि जो जाट लैंड है वहां पे बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जो बोला जाता था कि हुड्डा जी का मतलब ये एरिया है, ये तो कांग्रेस में हो जाएगा, वो भी वहां भी देखेंगे कि डिवाइड हो गया है। सोनीपत में देखो, वहां भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और जगह भी अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी बात दलित वहाँ 21% है, जो एक तरह से ट्रेडिशनल वोट माना जाता था हरियाणा में कांग्रेस का, वो इस बार कांग्रेस के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे बीजेपी ने गुजरात के अंदर कुछ वोट अपना, कुछ जातियों वोट कंसोलिडेट कर रखा है और गुजरात को लगातार वो जीतते रहते हैं, इस तरह से हरियाणा में भी इस बार इलेक्शन में उन्होंने अपना वोट कंसोलिडेट कर रखा है। देखेंगे आप, पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आ पाई, इस बार उन्होंने मेजोरिटी को पार कर दिया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो जो दलित वोट था वो किस तरह से डिवाइड हुआ है, किस तरह से उसका बिखराव हुआ है। और उन्होंने जाट वोट को भी डिवाइड करने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। इस जाट वोट जो डिवाइड हुआ है उसी की वजह से वो मेजोरिटी क्रॉस कर पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी ही और चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा 47 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।